ट्रांसफर ऑफ हीट की बात हो रही थी, जिसमें हमने कप कंसीडर किया था। और हमने कवर कर दिया था लिड के साथ। ओके, बात हुई थी कि कन्वेक्शन हो रही है, कंडक्शन हो रही है, और रेडिएशन की बात। कैसे ही यही मसला इर्तिजा का भी है। लो जी, हमने इसके ऊपर एक सोशल उसके ऊपर रख दिया हमने, बजाय नीचे रखने के। कंडक्शन किस किस तरीके से हो रही है? कंडक्शन के लिए क्या चीज चाहिए? कांटेक्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कांटेक्ट में क्या क्या चीजें हैं इस गर्म चीज के साथ? टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन हो रही है, वेरी गुड, ये कंडक्शन हो रही है। वेरी क्यों कंडक्शन रेड लिखते लिखते ब्लैक लिखने लग गए। ये कंडक्शन हो रही है यहाँ पर, और कहाँ पे कंडक्शन हो रही है? यहाँ पर कंडक्शन हो रही है, ठीक है। और जी कन्वेक्शन जो है मैं उसको ब्लू के साथ शो कर रहा हूँ। ये सराउंडिंग्स में राइज कर रहा है, रेडिएशन, ठीक है जी। कन्वेक्शन विद ब्लू, कंडक्शन विद रेड मार्क। इस कप में से, हॉट कप ऑफ टी या मिल्क में से रेडिएशन हो रही है। इसमें रेडिएशन किसके थ्रू होती है? रेज। और रेज को क्या चाहिए? को मीडियम चाहिए? नो। ये तो कन्वेक्शन के लिए लिखा। रेडिएशन, रेज, रेज को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो खुद चल पड़ती है, ठीक है। वो कैसे? देखो बेटा, सन से हीट पहुंच रही है ना जमीन तक, वैक्यूम है रास्ते में, ये उसमें से भी पास हो जाती है। एयर है, एटमॉस्फेयर, ये उसमें से भी पास हो, ठीक है। तो इनको मीडियम हो या ना हो, ये रहेगा नंबर 1। नंबर 2, हर गर्म ऑब्जेक्ट वो रेज एमिट कर रहा हो मुसलसल। हॉट ऑब्जेक्ट्स या वार्म ऑब्जेक्ट्स दे एमिट कौन सी रेज? शाबाश, इंफ्रारेड रेज। हमारी बॉडी से निकल रही है इंफ्रारेड रेज, हीट निकल रही है हमारी बॉडी से। यस। ये गर्म कपड़े हम जो पहनते हैं सर्दियों में, ये गर्म कपड़े क्या करते हैं? ये गर्म नहीं होते, ये हमारी हीट को बाहर नहीं निकलने देते, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है, ठीक है बेटा। कपड़े तो कपड़े ही ठंडे ना गर्म, लेकिन ये हीट को बाहर नहीं निकलने देते। ये हमारी एनर्जी है, इसलिए तो बिस्तर में घुसते तो ठंडा लगता है, बाद में ऐसा ऐसा गर्म हो जाता है। जी बेटा। सर इंफ्रारेड रे सेम जो होती है वो रिमोट में भी निकलती है सर। तो ये रिमोट हम लोग जो है फिर अपने हाथों से हीट से हम लोग रिमोट को नहीं कंट्रोल कर पाते। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। भाई अगर इंफ्रारेड रेज रिमोट से भी निकल रही है, ठीक है, तो फिर हम अपनी हीट से टीवी ऑन कर लें, ये वो टच, तो टच सिस्टम क्या है? जब स्क्रीन पे टच करते हो तो क्या है? फुट्टे के साथ टच करके देखो, कुछ होता है? पत्थर के साथ, इसके साथ होगा, ठीक है। तो उसमें सेंसर्स लगे हुए जो आपकी हीट सेंस कर रहे हैं। अब रह गई बात, चैनल क्यों नहीं चेंज होता? ये तो इंफ्रारेड के अंदर भी माइन्यूट से सिग्नल्स का डिफरेंस है, उन्होंने उसके हिसाब से रेंज दे दी।
इंफ्रारेड का तो ये एक बैंड है ना, ये बैंड, तो इसके अंदर सब क्लासेस हैं, उसके हिसाब से चैनल सेट है। फिर रेडियो वेव्स की, असल में ये रेडियो वेव्स में चलता है, ये जो होता है रिमोट, ठीक है, रेडियो वेव्स, इसको ऐसे ही लोगों ने इंफ्रारेड कह दिया। ओके, रेडियो वेव्स जितने स्टेशन है, चाहे टीवी स्टेशन है चाहे रेडियो स्टेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स पे सेट हुई, राइट। इसमें तो हर यहां पे है ये वेव्स, मोबाइल के सिग्नल्स आ रहे हैं आपके घर में, टीवी के सिग्नल्स आ रहे हैं, Yes, sir. क्यों नहीं आ रही हैं? The microwave transmission. शाबाश, ये अगर नजर आ जाए ना बेटा तो आपसे चलना ही मुश्किल हो जाए। हजारों लाखों चैनल है दुनिया में और सबकी वेव्स हैं, राइट। ओके, शाबाश। सो रेडिएशन यानी रेस को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं, तो फिर ये बूस्टर्स क्यों लगाएंगे हमने, खंभे क्यों लगाएंगे? अपनी जगह पर ट्रैक करेगा। हम कहते हैं ओ यार ये सिग्नल नहीं आ रहे मोबाइल के, तो फिर बूस्टर्स हैं कि नहीं लगे हुए? वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, वो सिग्नल्स को बूस्ट करते हैं, राइट। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना, उनको एम्पलीफाई और ज्यादा उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे जुमे के वक्त मौलवी साहब बोल रहे हैं, तो अगर माइक के बगैर बोले तो 4 लोगों को ये आवाज आएगी, माइक लग जाते तो ऊपर तक आवाज जा रही है, तो उनकी आवाज को क्या कर दिया उन्होंने? एम्पलीफाइड। इसी तरह के बूस्टर्स हैं, बूस्ट करते हैं सिग्नल्स, ऑलराइट। सो रेस कोई उनको नहीं चाहिए। तो जो भी गर्म ऑब्जेक्ट है, जो भी इंफ्रारेड रेस एमिट कर रहा है, आपके हाथ, मैंने आपसे कहा था अपने हाथों को क्लोज करके देखें, बिल्कुल टच होने वाले होंगे, तो यू कैन फील दैट वार्म जो हाथों से निकल रही होती है, ठीक है। जब बंदा खुदा ना खास्ता मर जाता है तो उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी या, तो वजह क्या है? उसका मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, बॉडी फंक्शन रुक जाते हैं। रुक जाने से जो उसकी एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज जो बाहर निकल रही है, वो रुक जाती है और जिस्म ठंडा हो, ठीक हो गया। सो बेटा ये तो हर वक्त रेस देगा ही। अब सवाल ये है कि इसको अगर हमने ये तीनों मेथड्स रोक लिए, इसको गर्म रखना है, तो हम क्या करें? स्टील गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है? गुड कंडक्टर है, ज्यादा जल्दी हीट रेडिएट करेगा या देर से? और भाई अगर तो बड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी, स्टील रखने से तो बहुत जल्दी ठंडा हो गया। सर इसके इर्द गिर्द एक इंसुलेशन लाइनिंग होनी चाहिए। शाबाश फरीन, इंसुलेशन या इंसुलेटिंग लाइनिंग हम इसके लगाएं। अभी तो शायद नहीं है, पुराने वक्तों में वो जो होती थी ना टी पॉट, उसके ऊपर कवर डाल देते, चाय गर्म रहती थी। और यार तुम लोग जो पिज्जे मंगवाते हो, वो जो फूड पांडा है और फूड डॉल्फिन है, वो क्या करते हैं? और चीते उनका बैग देखे, वो उस पर प्रॉपर लाइनिंग हुई हुई होती है, ठीक है, वो ओवन टाइप बना हुआ होता है, और उसमें उन्होंने एल्युमिनियम की लाइनिंग लगाई होती है। एल्युमिनियम क्या करती है? ये जो अली है ना, इसका आंसर जरा सा मिसकैलकुलेट हुआ है, बात इसकी ठीक थी बेचारे, लेकिन पहले लगानी है लाइनिंग, ये फिर अंदर लगाना है एल्युमिनियम। ये जो अंदर लाइनिंग लगाई है हमने इंसुलेटर की, आपको पता है सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा है? पॉलिएस्टर। शाबाश, कॉटन जिसकी रजाइयां बनती हैं, रुई और पॉलिएस्टर, ठीक है बेटा। वो हीट को ट्रांसफर नहीं होती। ये जो आपके ब्लैंकेट्स होते हैं अंदर से कितने गर्म होते हैं, ऊपर से नहीं होते, तो वो आपकी हीट को बाहर नहीं जाने देते। ये हमने उसकी लाइनिंग लगा, और ये अंदर कर दिया हमने सिल्वर कोट। सिल्वर क्यों किया हमने? सर वो हीट कंडक्ट तो The करेगा, heat reflect हो जाएगी। तो बाहर नहीं जाएगी, तो अंदर ही जाएगी। इसको काम कर
मतलब सिल्वर से ऊपर नहीं जा रही। इसमें से रेस निकल रही हैं चारों तरफ, इधर भी रेस, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अभी सिल्वर से ऊपर नहीं जा रही। तो सिल्वर क्या करता है, शाइनी सरफेस क्या करती है, रेस को रिफ्लेक्ट। Reflect. तो जैसे माइक्रोवेव हो। ये आप शाबाश, वेरी गुड। तो रेस भी हमने रोक दी, कंडक्शन भी हमने रोक दी, इसको हमने कवर करके सील कर दिए, बाहर की एयर बाहर, अंदर की एयर अंदर। लो जी, एयर टाइट भी हो गई। अब ये काफी देर तक गर्म है। ठीक है बेटा, यही एप्लीकेशन है थर्मस फ्लास्क में। फ्लास्क होती है ना, शीशे की बनी हुई होती है, बल्कि वो डबल वॉल्ड ग्लास की बनी होती है। थर्मस फ्लास्क होता है, उसको कभी नीचे से खोलो, उसके अंदर तुम्हें शीशा नजर आएगा, एक जार सा। या थर्मस के ऊपर से भी देखते हो तो उसके अंदर शीशा नजर आ रहा है। ये डबल वॉल्ड होता है, सिंगल वॉल्ड नहीं होता। ये उसके अंदर गैप होता है, एक वॉल ये है और उसके साथ ही दूसरी वॉल, बीच में से उन्होंने क्या किया होता है, इसके अंदर जो एयर है ना, वैक्यूम पंप लगा के सारी एयर निकाल दी और यहां से उन्होंने इसको सील कर दिया। अब इसके अंदर कोई एयर नहीं है, वैक्यूम। जब एयर नहीं है तो कोई कन्वेक्शन हो सकेगी? ठीक है जी, कन्वेक्शन रोके, नो कन्वेक्शन। तो जी ये इसके अंदर आपने हॉट चॉकलेट मिल्क डाल दी। ठीक है, नहीं नहीं ढक्कन बंद करने लगो, ये लो, ये ढक्कन बंद कर दिया। और ठीक है जी, अब कन्वेक्शन तो हो नहीं सकती, स्टीम अंदर ही है, बाहर की है, बाहर बैग अंदर। दिस लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद दिस इनर वॉल, इनर वॉल कंडक्शन होगी, टच हो रही है ना, कंडक्शन हो जाएगी। हीट यहां से शीशे में आ गई, अब शीशे से आगे शीशा किसी चीज से टच हो रहा है, नहीं हो रहा। दूसरी वॉल और इसके बीच में गैप है, अंदर वाली वॉल तो किसी से नहीं टच हो रही। ठीक है जी, वो सिर्फ यहां से अब टच हो रही थोड़ी थोड़ी बस, बाकी यहाँ पे कहीं पर भी टच नहीं हो रही। हमने कंडक्शन भी रोक, क्योंकि टच ही नहीं हो रही, कंडक्शन भी रोक, नो कंडक्शन। अब क्या रह गया, हमने ये जो बाहर वाली वॉल है ना, इसमें और अंदर वाली वॉल, उनको अंदर से सिल्वर पेंट कर, सिल्वर पेंट कर दिया अंदर सामने, इसलिए वो ना शीशे की तरह लगती है, मिरर की तरह। तो अब जितनी रेज यहां से निकलने की कोशिश करेंगी वो वापस इधर ही रहेंगी। ठीक है बेटा, इसलिए थर्मस फ्लास्क में ठंडी चीज काफी देर तक ठंडी और गर्म चीज काफी देर तक गर्म है। जी बेटा, अगर हमने सब कुछ रोक दिए तो ये निकल कैसे जाता है? नहीं, ओ अब्दुल रहमान का सवाल बड़ा अच्छा हो गया जी, ये भी रोक दिया आपने, ये भी रोक दिया, नो रेडिएशन। तो अगर मैं इसमें गर्म हॉट चॉकलेट मिल्क डाल दूं, 3 दिन के बाद मैं खोलूं तो उसमें से तो धूल आना शुरू हो जाएगी, तो ठंडा यह हो जाता है, क्यों, गर्म क्यों नहीं रहता? कौन बताएगा? ऑनलाइन बच्चे बताएं। काइंडली रिपीट कर दो। क्यों रिपीट क्यों कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही, सिग्नल वीक हो गई। यस सर। ये जब आपने इसकी कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन की ना रोक दी है, तो हॉट ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, हॉट मिल्क या हॉट टी, वो ठंडी क्यों होगी आफ्टर 3 डेज? इसको तो हमेशा ही सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। ऊपर से जो जी कांटेक्ट आपकी सिग्नल ठीक एक नहीं है। बात है, तेरी आवाज मुझे सही आ रही है, मेरी आवाज मुझे सही नहीं आ रही। शाबाश भाई, आफरीन है। चलो बेटा, थर्मस फ्लास्क, ठीक है, इसमें से हमने तीनों मेथड से जो हीट ट्रांसफर है वो रोक दी।
तो अब चाय 3 दिन के बाद ठंडी क्यों हो गई है? सर जो उसका कैप है वो भी उससे भी रुक रही है। हाँ, चोर पकड़ लिया इसने, शाबाश, वेरी गुड। मैं बताता हूँ हाँ बताओ। सर, इसकी जो हीट है ना सर, जो इसके इंसुलेटर्स हैं सर, उनमें अब्जॉर्ब हो जाएगी और जो चाय वो ठंडी रह जाएगी। इनके इंसुलेटर्स गर्म हो जाएंगे, वो जो साइड पे इसके हैं। ये अब सिर्फ दिस इज द ओनली प्लेस जहां से हीट लॉस हो जाता है। आपने देखा थर्मस का ढकना काफी गर्म हो जाता है, तो यहीं से हीट ट्रांसफर होती है। अब ये एक कांटेक्ट है, यहां से हवा गर्म हुई, थर्मस तक इसके कैप तक आई, ठीक है, यहां से कन्वेक्शन, यहां से कंडक्शन हुई और इसके सराउंडिंग्स को दे दी हीट। ये है मसला। इसलिए काफी देर तक तो गर्म रहता है, लेकिन फिर ग्रेजुअली ठंडा होना शुरू होता है, यहां से हीट लॉसेस हो रहे होते हैं। अगर हम इस ढकने को भी कुछ तरह साइंटिफिक कर दें तो हम काफी देर तक इसके हीट लॉसेस रोक लेंगे। ओके, वेरी गुड, शाबाश। सो ये इसकी एक एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन है बेटा इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीजों के नाम देते हैं। ओजोन लेयर, ये आप यहां बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज गाड़ी में, आजकल गाड़ी जरा धूप में खड़ी करें ना तो अंदर से बड़ी गर्म हो जाती है, ऐसे ही है। यस, ओजोन लेयर से लाइट रेज आ रही है, ओजोन लेयर से कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस, और कुछ आती है उसमें जो हार्मफुल होती है। अल्लाह ताला ने एक फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है, ओजोन का, ऑक्सीजन के कंपाउंड है, तो वो हार्मफुल रेज को एंटर नहीं होने देते, ठीक है। खाली लाइट आती है अंदर आ गई। अब ये लाइट जो है इसमें सारे तरह की रेज हैं, लेकिन हमें नजर सिर्फ लाइट आ रही होती है। ओके जी, जब ये लाइट एंटर हुई इस गाड़ी में, इसके ये शीशे हैं, शीशों से अंदर एंटर हुई, अंदर सारी चीजें जो भी सीटें, डैशबोर्ड, ये वो गर्म हो गए। जब गर्म हो जाएंगे तो वो भी हीट एमिट करना शुरू करेंगे, देना शुरू कर देंगे एक टाइम आएगा। तो ये कौन सी रेज देंगे? इंफ्रारेड में बेटा इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इसके विंडो से, ग्लास में से बाहर निकल सके, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, इसलिए गाड़ी अंदर से गर्म होती है ज्यादा, ठीक है। अगर आप गाड़ी का शीशा थोड़ा थोड़ा खोल दें तो फिर गाड़ी तकरीबन नॉर्मल है। आप थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं तो सारी अंदर से हीट निकल जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो सनलाइट है वो कार के अंदर एंटर हुई थ्रू इट्स विंडोज, ग्लास जो उसका है, स्क्रीन वगैरह से, फिर वो अंदर सीट्स पे, डैशबोर्ड में, सब जगह पे हीट एब्जॉर्ब हुई, और फिर उन्होंने जब हीट एमिट की तो इंफ्रारेड फॉर्म में की। इंफ्रारेड फॉर्म में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसके ग्लास में से गुजर सके, तो वो अंदर ही ट्रैप हो जाता है और अंदर का टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाता है। आपने देखा गर्मियों में, जून जुलाई में बहुत अंदर से गाड़ी गर्म हो जाती है समटाइम्स। तो हाँ, वो पुराने जमाने में ना सीडी से पहले कैसेट्स होती थी, मेरी आधी कैसेट डैशबोर्ड पे थी और आधी मेल्ट होकर नीचे गिरी, इतनी भी गर्मी हो जाती है। ओके, सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इधर क्या होता है, ये है जी ओजोन लेयर से नीचे एटमॉस्फेयर। मैं ये कार बिठा दूं, ये दरख्त और ये वो सारी चीजें, ठीक है, वेजिटेशन, यहां पे कार्बन पार्टिकल्स है, कार्बन पार्टिकल्स, और ये कार्बन पार्टिकल्स कहां से आए? इंडस्ट्रियल स्मोक, ठीक है। इन सब ने क्या किया, एक इस तरह की चीज बना दी है कि यहां से लाइट जो आ रही है, लेकिन यहां से जो इंफ्रारेड रेज जाती हैं वो इससे बाहर नहीं जा सकती, वो इधर ही ट्रैप हो जाती है, बिल्कुल गाड़ी वाला सीन। तो यहां पर क्या हो जाता है? हीट। ये है ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए कहते हैं वो ये जो स्मोक है ना या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको कम से कम रखें। एसी के अंदर जो एयर, वो सॉरी गैस डालते हैं ना, एसी की गैस,
उसको CFC कहते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरो पता नहीं कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर को इससे डैमेज करती है बीच बीच में कहीं कहीं से। तो उससे क्या हो रहा है कि जो वो है ना हार्मफुल रेडिएशंस वो भी आ रही है और लोगों को स्किन कैंसर होना शुरू हो गया। ठीक है, ये इसलिए डेंजरस है। तो ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। ये पोल्यूशन जो है ना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, स्मोक, ये वो, उससे हमारा ये इफेक्ट आ रहा है। इंफ्रारेड रेज बाहर नहीं जाती, अंदर ही ट्रैप हो गई है और टेम्परेचर राइज कर रहा है। सो एज अ होल अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री टेम्परेचर राइज करे तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ज्यादा वो ज्यादा मेल्ट होंगे तो पानी का सारा निजाम डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, वेदर चेंजेस आ जाए और वो हो रही है। ठीक है बेटा, पानी समंदर में ज्यादा है। हाँ, अब कुछ इलाकों में सर्दी बहुत होती है, वहां पे हमने वेजिटेबल्स फ्रूट्स उगाने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी एक छोटी से पीस ऑफ लैंड के ऊपर हम एक ग्रीन हाउस बना देते हैं, शेड सा बना देते हैं, प्लास्टिक कवर पूरा लगा देते हैं या ग्रीन कलर का शेड बना देते हैं या ग्लास का हाउस बना देते हैं। वो हमारा ग्रीन हाउस है। उसमें जितनी भी लाइट जाएगी वो ट्रैप हो जाएगी अंदर, इंफ्रारेड रेज अंदर ही रहेगी और जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनको टेम्परेचर मिलता रहेगा और वो ग्रो करते हैं। इस तरह से हम बेमौसमी सब्जियां उगा सकते हैं। ठीक है, उनको हीट चाहिए तो इस तरह से हीट ट्रैप कर लेते हैं। ये ट्रैपर्स है, हीट ट्रैपर्स है, सनलाइट ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का है कॉन्सेप्ट। एनी क्वेश्चंस? सर ग्रीन हाउस से था, इसमें जो सर लाइट भी तो बहुत चाहिए नहीं है, हमें प्लांट्स को लाइट चाहिए है। हाँ बेटा, अगर थोड़ी सी भी लाइट होगी ना, जो लाइट रेज पे पड़ेंगी वो ट्रैप हो जाएगी। आजकल अगर आप नर्सरीज में जाएं तो मालियों ने ना उन पे एक प्लास्टिक की शीट्स वगैरह चढ़ाई हुई होती है, वो इसीलिए तो जो भी लाइट होगी, क्योंकि आजकल सर्दी ज्यादा है ना, एक तो वो सर्दी से बचाता है, दूसरा जितनी लाइट उसमें गई है वो ट्रैप हो जाती है, वार्म रहता है वो अंदर से। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो धूप से बचाने के, वो शेड के लिए यूज होती है। ठीक है बेटा, गुड। एनी क्वेश्चंस? आगे चलें। हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसकी एप्लीकेशंस, ये और ग्लोबल वार्मिंग दोनों हमने कर। सर एक क्वेश्चन आ गया, बताओ बेटा। सर ये ग्रीन हाउस में ऑक्सीजन किसने रखती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किसने रखती है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको चाहिए प्लांट्स को, यस ठीक है, तो इसलिए वो तो खुद ही मजे करेंगे, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो और एंजॉय करेंगे। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। जब लकड़ी जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां से आई थी? वो यहीं से इन्होंने एब्जॉर्ब करते हैं, वो अपने बॉडी का हिस्सा बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन कौन लेता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो प्लांट्स ले लेते हैं, और प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं जो हम ले लेते हैं। तो इसलिए हम दोनों दोस्त हैं। प्लांट्स हमें नहीं खाते लेकिन हम अपने दोस्तों को खा जाते हैं। ऑलराइट, ठीक हो गया? आगे चले। हीट का लास्ट टॉपिक है जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। लेट्स सपोज ये पानी है एक बीकर के अंदर, ये मैंने इसके अंदर थर्मामीटर लगाया और लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर है इस वक्त यहाँ पर विच इज 47 डिग्री सेल्सियस, लेट्स सपोज। ठीक है जी, हीट कर रहे हैं, कांस्टेंट हीट है, दरमियाना सा एक बर्नर रखा हुआ इसके नीचे और ये हीट कर। अच्छा, इसके साथ हमने एक और लिक्विड रखा हुआ है, लेट्स सपोज ऑयल, इतना ही जितना ये उतना ही, कुकिंग ऑयल, उसमें भी हमने थर्मामीटर लगाया। लेट्स सपोज उसका भी इस वक्त टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस, उसके नीचे भी सेम बर्नर लगाया, सेम बर्नर। दिस इज वाटर and this is cooking oil. All right? My first question is,
पहले तो ये बताओ कि क्या वाटर का टेम्परेचर यूं चलता जाएगा, जल्दी जल्दी राइज कर जाएगा 47 फॉरन 100 नो फॉरन 100 पे चला जाएगा। सर आपने कहा कांस्टेंट बहुत हल्का लगाया। हाँ ऐसा ऐसा है। आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, यानी 47 हुआ तो 47 के बाद क्या होगा 48 फिर 49 ऐसे ही है ना, स्टेप वाइज आगे जाएगा। हाँ तो ऊपर ही जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा जैसे ही 48 हुआ है उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर 49 होगा। तो इस टाइम में हीट किधर जा रही है, हीट तो हम इसको दे रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर फौरन फौरन क्यों नहीं राइज कर रहा। सर एटमॉस्फेयर में भी तो हीट जा रही है ना, क्योंकि हमने सर क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता गर्म यार वाटर मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हैं heat। ऑलराइट। अच्छा उसके पैरेलल हमने जब ऑयल को देखा, ऑब्जर्व किया, तो इसका 47 फिर क्विकली 48 फिर फौरन 49 50 51 हो गया। जितनी देर में ये 48 से 49 हुआ ये 50 हो गया, ठीक है। जितनी रफ्तार से स्पीड से कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है, पानी क्यों नहीं हो रहा। हालांकि क्वांटिटी सेम है, देखने में लग रहा है कि ये छोटा है बट ये छोटा नहीं है, सेम है, इक्वल साइज है। Yeah, because the oil is less dense than the water. ओके समनीन यू थिंक सो। कोई और बच्चा। ऑयल जल्दी क्यों गर्म हो रहा है एज कंपेयर टू वाटर। सर जो कुकिंग ऑयल की हीट कैपेसिटी है वो कम है वाटर के जरिए। ऑलराइट, अब्दुल्ला ने वर्ड यूज किया हीट कैपेसिटी। सर बॉइलिंग पॉइंट। ये कैपेसिटी क्या चीज है, व्हाट इज कैपेसिटी। उसकी कैपेबिलिटी कि कितना स्टोर कर सकता है। कैपेबिलिटी टू होल्ड। होल्ड और स्टोर। देखो इसको मैं आसान लफ्जों में समझाऊं। तुम लोगों का अपने फ्रेंड्स का ग्रुप होएगा, उसमें हर तरह के फ्रेंड्स होते हैं तुम्हारे ग्रुप में। कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसको हर कोई मजाक करता है, छेड़ता है, लेकिन वो बुरा नहीं मनाता है ना। तो आप कहते हैं यार बड़ी कैपेसिटी है इसकी, बड़ी बर्दाश्त है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि वो उस सारे मजाक को बर्दाश्त कर लेता है और रिएक्ट नहीं करता। इन द सेम वे कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी का मतलब है कि ये लिक्विड्स चाहे वो ऑयल है या वाटर है, इनका टेम्परेचर फौरन राइज नहीं होता। ये कुछ हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो इनका टेम्परेचर अगली डिग्री में जाता है, फिर ये और हीट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इनका टेम्परेचर उससे अगली डिग्री में जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गाड़ी के गियर्स है, पहला गियर लगेगा कुछ स्पीड इंक्रीज होएगी, वहां तक जाके गियर 1 खत्म, अब सेकंड गियर मैनुअल गियर वाली की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर उसकी और स्पीड राइज है, तीसरे में और, ये कैपेसिटी, राइट। तो बेटा ऐसे ही हर लिक्विड की ये कैपेसिटी है कि इट कैन होल्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन जब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाता है, ठीक है। सो द हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ heat energy that liquid can hold before moving into the next degree। या इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड बाय 1 केल्विन, ठीक है बेटा। अच्छा जी। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑयल की हीट कैपेसिटी कम है इसलिए उसका जल्दी होता है। ऐसे अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही कहा था
कि हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। वाटर की कितनी है? वाटर की है 4200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन, और कुकिंग ऑयल की है 210, हाँ जी, जूल्स पर किलोग्राम केल्विन, या इससे भी कम हो सकती है। अब इसकी कैपेसिटी का यूनिट क्या है? 42, गौर से देखना, 4200 जूल्स पर किलोग्राम। मैस कितना ले रहे हैं हम? पर यूनिट मास में कितनी एनर्जी आएगी? 1 किलोग्राम, यस, 1 किलोग्राम केल्विन। कितना केल्विन? 1 डिग्री। टेम्परेचर कितना आ रहा है? 1 डिग्री। यानी वो एनर्जी जो 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए यूज होती है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। शाबाश, ठीक है। जब भी ये सर जिस सब्सटेंस की एब्जॉर्ब कर करके बिल्कुल खत्म हो जाए तब वो अपनी नेक्स्ट स्टेट में मूव ऑन कर जाता है। जब भी इसको 4200 केल्विन जूल्स मिल जाएगा, इसका टेम्परेचर अगला डिग्री में चला जाएगा। हर यानी अगर 1 किलोग्राम वाटर है तो उसको 4200 जूल्स एनर्जी चाहिए फॉर द नेक्स्ट डिग्री। ओके, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसको 10 डिग्री से 10 केल्विन से 11 केल्विन के लिए तो 4200 चाहिए, लेकिन 99 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के लिए इसको कोई और चेंज चाहिए होगा? नहीं, सेम, ठीक है। हर एक डिग्री के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। लेकिन आपने ये अगर एक्सपेरिमेंट किया हो, काश किया हो, इसको प्रैक्टिकली आपने देखा हो, तो आप देखेंगे कि शुरू में टेम्परेचर जल्दी जल्दी राइज करता है। अगर टेम्परेचर में लेट सपोज 5 डिग्री से राइज करना शुरू करो ना, तो 5 से 60 तक तो बहुत जल्दी जल्दी राइज करेगा, फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा 80-85 तक, फिर बहुत टाइम लगना शुरू हो जाएगा इसको, और बॉइलिंग के लिए काफी टाइम लगता है। क्यों? सर बिकॉज वाटर वाज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो 5 डिग्री से ज्यादा ही होता है। शाबाश। तो उस वक्त ये सारे का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। जब ये रूम टेम्परेचर के बाद जितना डिफरेंस आता जाएगा, तो अब ये सराउंडिंग से टेम्परेचर नहीं ले रहा, हीट नहीं ले रहा, बल्कि सराउंडिंग्स को दे रहा है, तो उसकी हीट वेस्ट हो रही होगी। शाबाश अब्दुल रहमान, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और 100 के करीब जाके क्या होता है, ये तो हाई टेम्परेचर पे सराउंडिंग्स को धड़ाधड़ दे रहा होता है, और इसमें से बबल्स भी निकल रहे होते हैं, स्टीम भी निकल रही होती है, वो भी एनर्जी साथ साथ लेके एस्केप कर रहे होते हैं, इसलिए शाबाश। ठीक हो गया बेटा? सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट लिक्विड्स की डिफरेंट होती है। और इसको हम सी से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और फार्मूला है एनर्जी इज इक्वल्स टू m c डेल्टा t। E is the energy, m mass, c specific heat capacity, change in temperature, and delta t is change, shabash, change in ओवरराइट। इसमें से अगर मैं c की वैल्यू निकालना चाहूं, तो c इज इक्वल्स टू E ओवर m डेल्टा t, और c का यूनिट क्या बनेगा? जूल्स पर किलोग्राम केल्विन।
यहां से ये कम। ठीक है बेटा, लिख लो इसको, नोट कर लो सारे। सर जी अगर would it be right to say कि अगर हमारे पास 1 kg of water at 0 degrees और हमने उसको लेके जाना है 100 तक, तो उसको एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो 4200 into 100 joules होगा। अगर सराउंडिंग्स में ना वेस्ट हुई तो हम्म थ्योरेटिकली तो ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा, ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि जिस पैन में आपने रखा हुआ है वो भी एब्जॉर्ब करेगा हीट। लो बेटा, जिस कंटेनर में रखा हुआ है वो भी एब्जॉर्ब करेगा और कुछ सराउंडिंग्स में भी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन थ्योरेटिकली इट्स राइट, यू आर करेक्ट। बेटा जल्दी से ये लिख लो, नोट कर लो चीजें। हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो E इक्वल्स टू MC थीटा का फॉर्मूला है, ये वाला। मैंने इसी में बात करनी है आगे और। बेटा समझ आ रही है इन सारी चीजों की? ओके। सर आज आपने कितने बजे तक पढ़ाना है? आज तो फिर लंबा ही टाइम है। गुड है। अच्छा चलो, ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर ही पढ़ाऊंगा बस। ये वाला टॉपिक पढ़ा दूं आज, तुम्हारा टेस्ट है। अच्छा चलो 5 मिनट तो दे दो। ओके बेटा, E इक्वल्स टू MC डेल्टा T। यार ये बड़ी अच्छी बात है यार, हम फ्राइडे को जरा लंबा पढ़ लेते हैं और मंडे को टेस्ट कर लिया करेंगे। हाँ यू कर लेते। चलो खैर अभी तो पढ़ो। देखो मैंने तुम लोगों से शुरू में कहा था कि टेम्परेचर और हीट में क्या फर्क है, याद है आपको? तो हमने ये कंक्लूड किया था कि टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड हीट इज द टोटल काइनेटिक। ऐसे ही है बेटा, ठीक है? यस सर। तो बेटा ये देखो, हीट एनर्जी का फार्मूला क्या है? M। मैस आ गया ना यहाँ पे। तो अगर थोड़ा सा पानी होगा तो थोड़ी एनर्जी चाहिए, और अगर स्विमिंग पूल होगा, मैस ज्यादा कर दिया तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहां से बात क्लियर हो रही है ना? हीट इज डिफरेंट, टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक। ठीक है? तो टेम्परेचर में M इन्वॉल्व नहीं था, हीट एनर्जी में M इन्वॉल्व है, मैस इन्वॉल्व है। ऑलराइट, ओके। डेल्टा टी का क्या मतलब है? डेल्टा टी का मतलब है कितना चेंज, कितना टेम्परेचर में चेंज। अगर इनिशियल टेम्परेचर 5 था, रूम टेम्परेचर या तो वहां से आपने कितना चेंज लाना है। लेट्स सपोज मैंने 5 से 45 का लेके जाना, तो दोनों का डिफरेंस डेल्टा से शो होता है। तो 5 एंड 45 का डिफरेंस कितने? 40। तो राइज इन टेम्परेचर कितना करना है? 40। वो यहां पे आएगी भाई। यानी डेल्टा टी इज एक्चुअली, डेल्टा T is equals to T2 minus T1। ये ठीक है। अच्छा जी, अगला फॉर्मूला जिससे हमारी हीट कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट करो मेरे पास पानी नहीं है, बर्फ है, आइस, 0 डिग्री आइस है। अब मैंने उसको हीट करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। जैसे मैंने उसको गर्म करना शुरू किया तो आइस का टेम्परेचर राइज करता है क्या? सर पहले वो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वो राइज करेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा? 0 क्यों रहेगा उसका टेम्परेचर पहले? जब तक सारी वो स्टेट चेंज हो रही होगी। जब तक सारी वो उसकी स्टेट ना चेंज हो जाए, वो मेल्ट ना हो जाए, उसका टेम्परेचर 0 से आगे नहीं जाए। तो जितनी मैं हीट दे रहा हूँ वो सारी की सारी आइस की स्टेट चेंज करने में जा रही है। ठीक है ना? उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ, शाबाश,
latent heat of fusion, ठीक है जी, ये है मेल्टिंग के लिए, और इसका फार्मूला है E is equals to m L. E is the energy, m is the mass, L is the latent heat. ये बेटा कांस्टेंट है, जैसे C की वैल्यू कांस्टेंट है 4200, ऐसे ही latent heat की वैल्यूज भी कांस्टेंट है, latent heat of fusion। और एक है, देखो 100 पे चला गया टेम्परेचर, वाटर 100 पे, अब 100 से 101 डिग्री हो सकता है इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर 101 डिग्री हो सकता है फरहीन। सर जब तक वो सारा बॉईल ना हो जाए। लो मैंने जी सर, बर्नर भी मैंने डबल कर दिए, सर हो जाएगा। अब 105 डिग्री हो जाएगा इसका टेम्परेचर, इसका ख्याल है 105 हो सकता है। सर नहीं, वाटर का नहीं होगा 105। वो राइज तब भी करेगा जब पूरा एवेपोरेट हो चुका होगा। वेपराइजेशन हो रही है ना, तो बॉइलिंग में वेपराइजेशन नहीं होती, इसकी स्टेट चेंज होकर स्टीम बन रही होती है, स्टीम का टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो सिर्फ 100 पे रहता है, 100 से बहुत नहीं जाता, बचा के ये 100 आ गया, लेट्स सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना है कितने बचे रहेंगे, 1 2 3 4, वेरी गुड, ठीक है, बाकियों को आता था बेटा, याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर लेते हैं, वो यहां पर टिकते ही नहीं, जैसे 100 हुआ यहां से भाग गए, एस्केप कर लेते हैं, कहां पर, इधर स्टीम बन गई, ये लो, जिसका 100 हुआ नहीं वो यहां से भाग रहा है, तो हम 100 से ज्यादा कर ही नहीं सकते टेम्परेचर, जिसका 100 हो जाता है वो गायब हो जाता है, तो बाकी पीछे बगैर 100 वाले वही रह जाते हैं। सो 100 पे जाके आप अगर 3-4 बर्नर्स और भी लगा देंगे तो यहाँ पे जो स्टीम बनने का रेट है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कवर बंद कर दें, इसको बंद कर दें जनाब, टकना इसका टाइट बंद कर, और फिर यस प्रेशर कुकर बना दें इसको, ठीक है, ये हमने प्रेशर कुकर बनाया, चलो ये प्रेशर कुकर, अब इसके ऊपर हमने ये वेट रख दी है, ऐसे रख, अब अंदर ही अंदर करते रहो जो करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो जब हम इसको एस्केप ही नहीं होने दे रहे तो उन्होंने अंदर ही गदर में चला सारा, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब आपको पता है ये जो मैग्मा होता है, ये जो लावा इरप्ट होता है ना, मैग्मा तो जमीन के अंदर है, मैग्मा जब वाटर के साथ, अंडरग्राउंड वाटर के साथ इन कांटेक्ट आता है तो वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाता है पता है, वाटर ये 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर का वजह, उसको एस्केप करने की कोई जगह ही नहीं होती, वो जमीन के अंदर है, ठीक है, मैग्मा के साथ वो लगा, टेम्परेचर हो गया 2000, अब उसको कहीं से कोई जगह मिलेगी इतनी सीधी, तो वो क्या करेगा, धमाका, वहां पे जवान में होते हैं ना, इरप्शन होती है ना, तो सबसे पहले क्या निकलती है, स्टीम और स्मोक निकलता है, वैसे क्लाउड्स बनते हैं डस्ट के, वो सारी स्टीम वो इरप्शन करता है, तो इसमें इतनी एनर्जी होती है ये पूरी जमीन ही उल्टा हो जाता है, ठीक है बेटा। सो अगर आपने टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज करना है 100 से अबव, तो आपको ऊपर से प्रेशर देना पड़ेगा इसको, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यस, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर आज क्या केमिस्ट्री की सही है?
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसका फार्मूला क्या है? E is equals to ml, E is equals to ml, दोनों का सेम है। जब फ्यूजन होगी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी, जब इवेपोरेशन होगी तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। ठीक है बेटा, दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं लेकिन हैं कांस्टेंट, वो नहीं चेंज होती। हर लिक्विड की अलग लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अलग है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की अलग है, लेकिन है फिक्स। ये मेल्टिंग के लिए, वो वेपराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब क्या है? लेटेंट का क्या मतलब है? लेटेंट मींस हिडन। जब आप उसको हीट दे रहे थे और उसकी स्टेट चेंज हो रही थी, आपको नजर आ रहा था कुछ भी नहीं हुआ, तो स्टेट चेंज हो रही है, टेंपरेचर राइज नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट लेटेंट हीट। वो अंदर ही अंदर हीट उसको मेल्ट कर रही है। ठीक है बेटा? एक सवाल करूं सर, ये सर्दियों के मौसम में जो है, जैसे अभी चाय का कप था सर, चाय के कप में से अच्छी खासी स्टीम निकलती थी, जबकि जब वार्म टेम्परेचर होता है उसमें जो स्टीम नहीं निकलती है ज्यादा, यानी ये हीट क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? बेटा डिफरेंस है ना टेम्परेचर का, ठीक है? और जब गर्म होता है ना, गर्म ज्यादा होता है तो उसमें मॉइस्चर कम होता है एटमॉस्फेयर, तो इसकी स्टीम जो होती है वो फौरन गायब हो जाती है मॉइस्चर कम होने की वजह से। सर्दियों में मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठीक है? एयर में वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है, तो आप भी ऐसे सांस लेते हैं ना, हाँ हाँ करके, तो ऐसे लगता है जैसे सिगरेट पी हो, धुआं निकल रहा है। तो आपकी बॉडी में से भी जो वेपर्स निकल रहे हैं वो आपको नजर आ रहे होते हैं, वो जाते नहीं क्योंकि पहले ही सैचुरेशन है वेपर्स, ये मसला है। ठीक है? तो गर्मियों में ड्राई एयर होती है और सर्दियों में वेट, उसमें यानी कि मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठंडी ठंडी लगती है। हाँ ठीक है बेटा? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑनलाइन पीपल? चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।